स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A very warm welcome to all of you. मैं हूं आशीष और हम देख रहे हैं 100 years of the discovery of Indus Valley Civilization। जी हां, 100 साल बीत चुके हैं। 20 सितंबर 1924 को सबसे पहले दुनिया के सामने ये चीज रखी गई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की एक चीज है, एक एंटाइटी है जो भारत को 4-5 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन के तौर पर स्थापित कर रही थी। और इसी के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी, अगर आपसे कहूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढने वाले एक स्पाई हुआ करते थे, एक ऐसे स्पाई जिनके ऊपर अपनी सेना से भागने का आरोप लगा करता था। Not just that, at once upon a time, he used to be a spy as in the army of Ranjit Singh. He used to be a spy in the army of Afghanis, and then he came towards the British side. अपना नाम भी उन्होंने बदल दिया, अपने आप को अमेरिकन कहने लगे, लेकिन निकले थे ब्रिटिश। So I'm talking about a very splendid history, a very interesting point of time कि एक पुराने हिस्ट्री को भी कैसे उजागर किया जा सकता है या कैसे वापस लाया जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को बताया भी था, एंड दैट वाज चार्ल्स मेसन। बट चार्ल्स मेसन इज नॉट चार्ल्स मेसन, दैट्स राइट, हिज नेम वाज जेम्स लुइस। जेम्स लुइस बंगाल आर्टिलरी रेजिमेंट के एक पदाधीन अफसर हुआ करते थे और अपने टाइम पीरियड के दौरान जब उनकी आगरा में पोस्टिंग हुई, ही वॉज वेरी इनामर्ड विद द मुगल स्ट्रक्चर्स आउट देयर। बहुत पुराने जमाने से ही वॉज अ हिस्ट्री बफ, लेकिन जब आगरा में पोस्टिंग होती है बंगाल रेजिमेंट की, तब वो देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे पुराने इमारतें हैं, एंड ही डिसाइड्स टू लीव हिज कंपनी। इनफैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कंपनी को छोड़ते थे तो इसकी सजा मौत होती थी। फिर भी उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ कंपनी को छोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डेजर्ट कर दिया और अपने आप को इस सजाए मौत से बचाने के लिए नाम बदलकर रहने लगे। चार्ल्स मेसन उनका नया नाम था। सो चार्ल्स मेसन व्हेन ही गोज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रेजिम्स, जो कि अफगानिस्तान के एरिया में हुआ करता था उस समय, ब्रिटिशर्स ने उन्हें सबसे पहले स्पाई बनाकर भेजा बिकॉज दे कॉट हिम। स्पाई के तौर पर वो अफगानिस्तान में काम करते रहे। अफगानिस्तान के बाद वो थोड़ा बहुत पंजाब की महाराजा रंजीत सिंह के आर्मी में काम किया उन्होंने। जब वो पकड़े गए, कुछ सालों तक जेल में रहे और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने उन्हें रिहा कर दिया। ब्रिटिशर्स के रिहा करने के बाद में भी वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन में जाते हैं, एल्फिंस्टन में काम करते हैं, बट साथ ही साथ he also discovers the Elephanta caves out there in Bombay and he helps out to write a lot of history about that time period. बहुत सारे लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि बामियान बुद्धा जो कि अफगानिस्तान में पाया गया था, 30 फुट हाइट की बुद्धा की इमारत थी जो तालिबानियों ने उनका चेहरा उड़ा दिया था। 1930 में सबसे पहला रिकॉर्डेड था सेक्शन कि 1930 में कुछ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट बामियान बुद्धा के हाइट पर चढ़े उनकी हाइट मापने के लिए, और उस हाइट के कोने में लिखा हुआ था बाय चार्ल्स मेसन एक लाइन दैट इफ एनी फूल is able to walk up to this line, please know that Charles Mason was here before you. तो एक प्रकार की पुरानी बहुत ही विस्तृत हिस्ट्री रखते थे चार्ल्स मेसन अपने आप में। 1835 में उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया था that we had some of the other seals which is present there. He of course was not an expert navigator nor an expert excavator. तो ऑब्वियसली उन्हें हिस्ट्री का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको पता था दैट देयर वाज सम बिग माउंट। वो मोहेंजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, पर्टिकुलरली हड़प्पा के बहुत सारे टाउन्स के बारे में वो ये बात कह रहे थे दैट देयर इज वन पर्टिकुलर बिग टाउन आउट हियर एंड दैट नीड्स टू बी एक्सकवेटेड। फिर बाद में बारी आती है अलेक्जेंडर कनिंघम की 1861 में। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रकार से इस्टेब्लिश होता है और 1861 से 72 तक अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल में से हुए, उन्होंने एक्सकवेशंस की इजाजत दे दी। बट टेल यू व्हाट, द एक्सकवेशंस वर नॉट डन इन अ प्रॉपर मैनर। अलेक्जेंडर कनिंघम के ऊपर हिस्टोरियंस का यह आरोप रहता है कि इन्होंने ज्यादातर बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स को हड़प्पा की सभ्यता को एक्सकवेट करने में यूज किया। उनको यह लगता था कि हड़प्पा के माउंड्स या मोहेंजोदाड़ो के माउंड्स, यानी कि जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो और कुछ नहीं, एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का पार्ट है। और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, इसीलिए हो सकता है वहां पर एक जमाने में
हुएनसांग या फाहियान जैसे बुद्धिस्ट स्कॉलर गए होंगे, बिकॉज अलेक्जेंडर कनिंघम के पास हुएनसांग और फाहियान के रिकॉर्ड्स मौजूद थे। आप और हम सब जानते हैं कि फाहियान गुप्ता टाइम पीरियड पर आते हैं और हुएनसांग 7th सेंचुरी में हर्ष के समय पर आते हैं, और ये दोनों टाइम पीरियड हड़प्पा से बहुत बाद में हुआ था, राइट? सो दैट ऑफ कोर्स विल नॉट डू जस्टिस टू द एक्सकवेशंस एट हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो। एंड देन कम्स अनदर पर्सन जो कि 1911 में अपना काम लेकर भारत आते हैं। द नेम इज जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बुद्धिस्ट चश्मों से देखना बंद कर दिया। जब सील्स उनके पास आने लगे और मौजूद होकर देखने लगे तो उन्हें पता चला दैट दिस इज एन इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन ऑन इट्स ओन एंड। ऐसा न कभी देखा गया था सील्स के बारे में, और उसके ऊपर जो चित्र कलाकारियां बनी हुई थी ऐसी किसी सिविलाइजेशन या किसी डायनेस्टी का पार्ट नहीं हुआ करता था। ये संस्कृत से मैच नहीं खाता था, प्राकृत से मैच नहीं खाता था, पाली से मैच नहीं खाता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन ब्राह्मी वॉज डेसिफर्ड, और ब्राह्मी से भी इंडस वैली स्क्रिप्ट के मैचेस होने का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिल रहा था। सो जॉन मार्शल वॉज राइटली पॉइंटिंग इट एट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो सकता है सबसे पुरानी सभ्यता हो, और वो इंडिपेंडेंट सभ्यता थी भारत के और सभ्यताओं से। इसी के बाद नाम लेना चाहिए दो इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सकेवेटर्स का जिन्होंने अपना जीवन फिर मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा के नाम किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा, और रखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहेंजोदाड़ो की खुदाई की। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट नयनजोत लहरी बताती हैं अपनी किताब द फॉरगॉटन सिटीज में, कि दयाराम साहनी की एक्सकवेशन हड़प्पा में और बनर्जी साहब की एक्सकवेशन मोहेंजोदाड़ो में, ये दोनों अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे चल रही थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं थे, इन दोनों को एक दूसरे की खोजों के बारे में पता भी नहीं था। इनफैक्ट इन दोनों के खोज जब इंडिपेंडेंटली जॉन मार्शल साहब के पास पहुंचे तो जॉन मार्शल साहब ने 1924 में शिमला में एक मीटिंग बुलाई जिसमें साहनी और बनर्जी साहब को बुलाया गया, और ये दोनों मिलकर अपनी फाइंडिंग्स पेश कर रहे थे। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो हजारों किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ये जानकारी जब पता चली कि दोनों में पाए गए सील्स एक प्रकार के हैं, दोनों में पाए गए ब्रिक स्ट्रक्चर एक प्रकार के हैं, और दोनों में पाए गए अवशेष भी जो कि इंडस वैली साइट्स के ब्लैक एंड रेड वेयर अवशेष के तौर पर माने जाते हैं, पॉटरीज जो मानी जाती हैं वो भी एक प्रकार की हैं। जॉन मार्शल को ज्यादा समय नहीं लगा ये बताने में दुनिया को कि अब हमने एक नई सिविलाइजेशन प्राप्त कर ली है। इनफैक्ट आप ये पेपर देख रहे हैं, दिस इज द लंदन न्यूज, जहां पर मैं थोड़ा सा इसे मैग्नीफाई करूंगा। यहां पर अगर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 20 सितंबर 1924। लंदन न्यूज के फ्रंट पेज पर इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको माइसीनियन सिविलाइजेशन या क्रीट सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जा रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की घोषणा कर दी गई। एंड द मोमेंट इट वाज जस्ट पब्लिश्ड ऑन द पेपर, बहुत सारे और एक प्रकार से एप्रीहेंशंस और इनोवेशंस आने लगे। बहुत सारे स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट्स, दुनिया भर के लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे। एंड दैट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉन मार्शल सेज कि जब उनके नीचे काम कर रहे असिस्टेंट्स ने देखा कि अब यहां से प्राप्त की हुई सील्स भारी डिमांड में है और बहुत ऊंचे दाम पर बिक रही थी। जी हां, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स बेची भी जाती थी और वो बहुत ऊंचे दाम पर बिकने लगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉन मार्शल रियलाइज्ड दैट वी हैव स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग बिग। तो ये थी कहानी तब तक के एक्सकेवेशंस की। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन का ढूंढ पाना या आना भारतीयों के लिए एक बड़ा गर्व की बात हुआ करती थी। क्यों? बिकॉज जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे एंड इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1921-24, जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट चल रहा था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय ब्रिटिशर्स के पास हमारे लिए जवाब था कि देखो, आप जो कहते हैं कि आप यहां पर सिविलाइजिंग मिशन के लिए आए हैं, आप हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, आप हमें लॉ एंड ऑर्डर या नई लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए आए हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता बैठा करती थी। सो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में
जो कि शायद 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो भारत के पास थी, ना कि ब्रिटेन के पास। तो अगर आप इस मामले में हमें कहते हैं कि हमारे पास पुरानी सभ्यता है, तो भारतीय अच्छे से जवाब दे रहे थे टू द ब्रिटिशर्स। बट पार्टीशन के बाद क्या हुआ? पार्टीशन के बाद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्यादा से ज्यादा साइट्स पाकिस्तान को चले गए। जी हां, तब तक जितने भी एक्सकवेटेड थे सारे के सारे साइट्स पाकिस्तान को चले गए। भारत में सिर्फ 2 साइट्स बचती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब ये चीज पता चली भारतीय स्कॉलर्स को, जिसमें से एक का नाम लेना बहुत जरूरी है, दैट इज के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर उन जमानों में बीकानेर के दीवान हुआ करते थे और एक इंडियन हिस्ट्री के स्कॉलर भी हुआ करते थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और पत्र में यह कहा कि इंडियन साइड में एक्सकवेशंस होना बहुत जरूरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बजट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहरहाल क्या होता है, वी हैव एक्सकवेशन स्टार्टिंग। रोपड़ में एक्सकवेशन, पंजाब में 1953-55 के बीच, लोथल में गुजरात में 53 और 63 के बीच, राखीगढ़ी कालीबंगन, पर्टिकुलरली कालीबंगन राजस्थान में 61 से लेके 69 के बीच, और राखीगढ़ी लास्टली जिसकी एक्सकवेशन एज वी आर स्पीकिंग वो अभी भी चल रही है। दिस इज द 9th टाइम जब हम लोगों ने राखीगढ़ी को एक्सकवेट किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि राखीगढ़ी दुनिया की इंडस वैली साइट की सबसे बड़ी साइट है। इंडस वैली साइट्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट में लगभग 300 से ज्यादा साइट्स अब मौजूद हैं, भारत पाकिस्तान दोनों को मिला दे तो। और सबसे बड़ी साइट्स हमने जो एक्सकवेट की हैं, एंड दैट इज अबाउट राखीगढ़ी। बट एज यू कैन सी, दिस इज द पिक्चरस्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ राखीगढ़ी, जो कि साइट हमें मिलता है, एंड धोलावीरा ऑल्सो। बट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिस्ट्रीज क्या बाकी हैं, I want to tell you about our Pratigya batches, because Pratigya batches is one of the most popular among study IQ students as well as subscribers. So Pratigya batch में हम आपको आपके prelims clear करने के बाद वापस आपकी फीस देते हैं। Not just that, we also invite you for our mains residential program, जिसमें आप मेंस की तैयारी हमारे साथ ऑफलाइन मोड पे करते हैं। In case you are not able to do that, then your validity gets extended. So this is a win-win situation for you. Pratigya batches बहुत डिमांड के बाद continuous rollouts हो रहे हैं। The admission is closing on 30th of this month, so use the code ASHLIFE with this amount. अगर आप ये कोड यूज नहीं करते हैं, then the amount keeps on increasing. Please don't do that. ये आपके फैकल्टी कोड हैं, पर्टिकुलरली इसी कोड को यूज करने में आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वी हैव आल्सो एनरोल्ड व्हाट यू कॉल एज EMI ऑप्शंस, तो आपको EMI ऑप्शंस भी मिलते हैं। नॉट टू फॉरगेट, वी वेलकम यू विद अ किट, दैट मींस जिसमें आपको 18+ बुक्स मिलेंगे नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, और आपके डेली कैलेंडर शेड्यूल्स के लिए भी हमने बहुत ही क्यूरेटेड बुक्स आपको अवेलेबल करवाई हैं, नोट्स बुक आपको अवेलेबल करवाई है, ताकि आपकी स्टार्टिंग की जर्नी बहुत आरामदेह हो सके, बहुत आसान हो सके। आई पर्टिकुलरली टेक हिस्ट्री, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन माई क्लासेस, जहां पर डिस्कशंस और डेलिबरेशंस के थ्रू हम एक प्रकार से हिस्ट्री को समझते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्ट्रीज, दैट ऐसा क्या है जो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री इसके स्क्रिप्ट को लेकर है, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दिस इज, दैट इसको हमें अभी भी पढ़ने नहीं आता है। वी डोंट इवन नो द स्क्रिप्ट ऑफ येट, वी कांट रीड इट एज येट। व्हाई? ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट के मन में और लगभग हर एक आम आदमी के मन में भी होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतनी पुरानी थी, हम उसे पढ़ क्यों नहीं पाते। इसका सबसे सिंपल रीजन ये है कि स्क्रिप्ट का कोई बायलैंग्वेज लैंग्वेज टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जब ब्राह्मी को डिसिफर करना था तो जेम्स प्रिंसेप नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ब्राह्मी को संस्कृत के थ्रू डिसिफर किया, बिकॉज उन्हें संस्कृत पढ़ना आता था। संस्कृत बहुत सारे लोगों को पढ़ना आता है, ब्राह्मी पढ़ना नहीं आता। तो मान लीजिए अगर ब्राह्मी में मैंने लिखा है मेरा नाम आशीष, और वही संस्कृत में भी लिखा है अहम नाम आशीष, तो संस्कृत और ब्राह्मी दोनों को डिसिफर करना आसान हो जाएगा, राइट? दैट इज लाइक इन अ वे क्लियरिंग द कोड। आप सीसैट में कोड क्लियर करते हैं, उसी तरीके से अगर एक ही लैंग्वेज को ट्रांसलेटेड फॉर्म में दूसरे लैंग्वेज में लिखा जाता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, आप उससे अल्फाबेट्स निकाल सकते हैं।
बट हड़प्पा की स्क्रिप्ट किसी अन्य स्क्रिप्ट के साथ कभी लिखी ही नहीं गई। किसी ने लिखने का प्रयास भी नहीं किया, हड़प्पन्स ने भी लिखने का प्रयास नहीं किया। इंडस वैली के किसी लोगों ने इस स्क्रिप्ट को संस्कृत के साथ, जो कि इसके बाद में वैदिक एज की भाषा होने वाली थी, उसके बाद लिखने का प्रयास ही नहीं किया गया। कोई स्क्रिप्ट इसके साथ नहीं लिखी है। इनफैक्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली के साथ चलती है, उस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डेसिफर हो चुकी है, लेकिन वो भी इंडस वैली से अलग है। वो भी एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, लेकिन वो इंडस वैली से इतनी अलग है कि वो और ये स्क्रिप्ट का कोई मैच नहीं है। सेकेंड, इंडस वैली की स्क्रिप्ट जहां पर भी हमें मिली है बहुत कम अक्षरों में मिली है। इसकी ब्रेविटी है, ब्रेविटी इन द सेंस दैट बहुत छोटे छोटे जगहों पर हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे दिखाया सील पे, एक सील पे है, यहां पे भी ये सील्स बने हुए हैं। अब ये सील्स ज्यादा से ज्यादा बड़े होने चाहिए ताकि हमें सारे अल्फाबेट्स मिल जाए, लेकिन एवरेज लेंथ जो है वो 5 लाइंस की है, और जो मैक्सिमम, जो लॉन्गेस्ट लाइन लिखा गया है, जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसमें सिर्फ 14 साइन है। आप बताइए हमारे लॉन्गेस्ट एसेज कितने बड़े होते हैं? हम 3, 4, 5, 6 हजार वर्ड्स के एसेज भी लिखते हैं, आंसर्स भी लिखते हैं, और वो कितने बड़े होते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट अ डेसिफरिंग डन, हमें इतना बड़ा लेंथ चाहिए होता है, जो कि है नहीं। आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा लेंथ है। एंड फाइनली डिसकंटिन्यूटी विद सक्सेसर कल्चर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि रफली मान लीजिए 3000 BC से लेके 1700 BCE तक है, 1700 तक है, उसके बाद 1500 से 500 BC तक, 1500 से लेके 500 BC तक समय आता है द वैदिक कल्चर का। वैदिक कल्चर संस्कृत बोला करते थे, वो आर्यंस अपने आप को बोलते थे, और उनका रहन सहन, उनकी रहने की पद्धति, उनकी बोलने की पद्धति, उनकी जीवन शैली हड़प्पन से 360 डिग्रीज दूर होगी या 180 डिग्रीज दूर होगी। वो सेम नहीं थे। इनफैक्ट वो दिखते भी अलग थे, वो बोलते भी अलग थे, वो पहनते, और उनके कल्चर ट्रेड में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हम इनकी स्क्रिप्ट के साथ किसी को कंपेयर ही नहीं कर पाते। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन देश की, इंडिया की सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि जो हमें सोचने पर मजबूर करे और नए थियरीज लाकर सामने रखे। एक एक्सकवेशन हुई थी तमिलनाडु में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लास में वो जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं सदर्न मोस्ट एक्सटेंट पूछूं कि साउथ में कहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादा से ज्यादातर रहा है, तो वो महाराष्ट्र के मालवन के एरिया में पता चलता है कि उनका मालवन या दायमाबाद, जो कि पुणे के पास है, वहां तक हमें इंडस वैली की कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो लगभग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर संकुचित था, साउथ से उसका कोई लेना देना नहीं था। यानी कि अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट हिस्टोरियंस का यह मानना है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में अराउंड 3200 से लेके 1750 BCE तक थी, तब दक्षिण में कोई इंपॉर्टेंट कल्चर या सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था। दक्षिण में इंपॉर्टेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन 1000 के समय से शुरू होता है, 1000 BC, जिसको हम मेगालिथ सिविलाइजेशन कहते हैं, बड़े पाषाण, ठीक है, वो सभ्यता हम कहते हैं मेगालिथ सिविलाइजेशन। इस भ्रांति को तोड़ दिया गया है बाय एन एक्सकवेशन एट किलाड़ी। किलाड़ी जो कि वगई रिवर के पास, मदुरई के पास एक जगह है, वहां पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रेड कार्नेलियन बीड्स। ये कार्नेलियन बीड्स मैन्युफैक्चर होते थे सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और कहीं नहीं। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे जो एक प्रकार से लोग अपने गले में पहनते थे। अब इसका तमिलनाडु के केलाड़ी में पाया जाना, तमिलनाडु के केलाड़ी यानी कि मदुरई के पास पाया जाना, इस बात का सूचक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिलनाडु के बीच में कुछ ट्रेड चल रहे थे। लेकिन यह बात हिस्टोरियंस पहले खंडन करते हैं, बिकॉज
वो ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रही है उसके और फर्स्ट साउथ इंडियन सिविलाइजेशन या फर्स्ट साउथ इंडियन कल्चर के बीच में कुछ भी नहीं तो 700-800 साल का फर्क है। यानी कि वो पहले शुरू हो गए, नॉर्थ में सिविलाइजेशन पहले शुरू हो गई और बाद में यहां पर सिविलाइजेशन आती है। यानी कि साउथ में मेगालिथ कल्चर के बाद आप संगम एज पढ़ते हैं और दूसरे एजेस फिर बाद में साउथ इंडिया में शुरू होती है। संगम एज तो ऑलरेडी 300 बीसी से शुरू होती है। हम ये कहते हैं कि संगम एज और बाद में यानी कि 300 बीसी से लेके 300 सीई तक चलती है। तो ये हिस्ट्री की टाइमलाइन ऐसे एक्सकवेशंस नहीं बना रही हैं, हिस्ट्री की टाइमलाइन चेंज हो रही है। हालांकि एक एक्सकवेशन से ऐसा कुछ नहीं पता चलता, बट दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम हिंदू ऑन February of 23, 2023। किलाड़ी की एक्सकवेशन एक प्रकार से साउथ इंडियन सिविलाइजेशंस को ये बताने में और ये आर्ग्यूमेंट देने में मदद कर रही है कि जब नॉर्थ इंडिया में सिविलाइजेशन थी तो साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनके साथ ट्रेड कर रहे थे। लास्टली, क्या आर्यन लिंक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ये मेरे हर क्लास में हर स्टूडेंट ने लगभग पूछा होगा। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी, मैं लगभग 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जहां पर किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा होगा कि क्या आर्यंस का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ क्या कनेक्शन हुआ था। राखीगढ़ी की सिविलाइजेशन या राखीगढ़ी की एक्सकवेशन, जो कि इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक 9वें बार राखीगढ़ी को खोदा जा चुका है, यही हमें बताती है। राखीगढ़ी इंडस वैली साइट्स की सबसे बड़ी साइट है और यहां पर एक नई खोज हुई है। नई खोज क्या? अब आप समझिए, ये क्वेश्चन आर्कियोलॉजी ने सौंप दिया है साइंस को कि क्या इंडस वैली का आर्यंस के साथ कोई लेना देना था कि नहीं था। बिकॉज इंडस वैली जब खत्म होती है, द टाइम पीरियड इज अराउंड 1750 BCE और जब वैदिक एज शुरू होता है उसका टाइम पीरियड है 1500 BCE। यानी कि जब हम BCE की बात करते हैं तो हम उल्टा चलते हैं, राइट? तो लगभग ज्यादा नहीं 200-250 साल का फर्क है और 200-250 साल में इंडस वैली खत्म हो जाती है और आर्यंस आ जाते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को यह अटपटा लगता है कि कहीं आर्यंस का इंडस वैली के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। अगर था तो किस प्रकार का कनेक्शन था? क्या वो एक दूसरे के वैमनस्य में जीते थे? क्या वो एक दूसरे के एनिमिटी में जीते थे, दुश्मनी में जीते थे, या एक ने दूसरे को हटा दिया, या ये अपने आप अपने कारणों से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है? हालांकि इसके ऊपर रिसर्चर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं और हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि इंडस वैली की कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, अर्बनाइजेशन वैदिक एज से बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन साइंस को सौंपा जाए, आर्कियोलॉजी के बदले अगर साइंस इसमें दखल देना शुरू करे, तो क्या इसका आंसर हमें मिल सकता है? इसी बात की खोज राखीगढ़ी में हो रही थी और राखीगढ़ी में एक बार नहीं 7 एक्सकवेशंस हुए पहले। ये 9वां एक्सकवेशंस हैं। जो 7 एक्सकवेशंस से हमें स्केलेटन्स मिले हैं उस पर अब DNA रिसर्च हो रहा है और ये रिसर्च डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर और देश के सबसे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर वसंत शिंदे के अंदर हो रहा था। वसंत शिंदे ने फिर बाद में अपने रिसर्चेस को एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल जर्नल सेल में पब्लिश किया और सेल में पब्लिश करने के बाद उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर DNA, मेजॉरिटी जो DNA हमें मिला है राखीगढ़ी के साइड से, वो सिर्फ 20% मैच करता है फ्रॉम द स्टेपी पेस्टोरल ओरिजिन। यानी कि जो DNA आर्यंस में मिलता है, जिसे हम स्टेपी पेस्टोरल DNA कहते हैं, स्टेपी रीजन से, जो कि आपके ज्यादातर गेहूं उगाने वाले रीजन से, जो कि रशियन हाईलैंड्स आप जानते होंगे, वहां से आते थे। वो जीन्स बहुत कम मात्रा में, अराउंड 20% मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा जीन्स राखीगढ़ी की मिली है नॉन स्टेपी पेस्टोरल ओरिजिन से। यानी कि आर्यन जीन और इंडस वैली साइट के नेक्रोपोलिस राखीगढ़ी में पाए जाने वाले जीन्स का ज्यादातर मेल नहीं है। ये बात
अब आर्कियोलॉजी से, दैट्स व्हाट आई सेड यू, दैट द थिंग हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम आर्कियोलॉजी टू साइंस, और शायद सिर्फ राखीगढ़ी में ही नहीं, और भी बहुत सारे जगह बड़ियल या स्केलेटन्स मिलते हैं, उसकी भी जांच हो सकती है. एंड द डीएनए एनालिसिस इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट the lineage. In fact, most of the lineage as of today have, इंडिया में जो ज्यादातर lineage है वो स्टेपी पेस्टोरल ओरिजिन का है. वो आप जिसे लिंग्विस्टिक तौर पर आर्यन कहते हैं, बट डीएनए के तौर पर या बायोलॉजिकल तौर पर उसे स्टेपी पेस्टोरल ओरिजिन जीन कहा जाता है, या M17 जीन या R1A1 जीन मार्कर्स कहा जाता है. सो दीज आर द नेम्स विच हैज बीन गिवन बाय जेनेटिक साइंटिस्ट्स. एनीवेज, ये एक प्रकार का सबसे एक्साइटिंग रिसर्च है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी गुत्थियों को सॉल्व करता है. लास्ट जाते जाते मैं वापस आपको आपकी प्रतिज्ञा याद दिलवा दूं. दिस इज द लॉन्ग टर्म बैच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आप 2025, 26, 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच बहुत ही सुगम, आसान और अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड यू टेक admissions at 30th, which is its closing. Right now admissions are going on. Please don't forget to use the code ASHLIVE. जब आप ये कोड यूज करेंगे then you will get the maximum discount. अगर आपको इससे जुड़ी टॉपिक से जुड़ी PPTs या कुछ क्वेश्चंस रहती हैं या ऐसे क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे माध्यम से, so you can join the Telegram group. I'll be more than happy to answer your questions as well as your questions related to UPSC preparation. See you in the class very soon. Thank you for watching. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.